हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, या फिर क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं उसमें सुधार करने के लिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हम जानेंगे, पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोड कर रहा है, या फिर हम लोग बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का भी हम लोग जानेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं उन्हें इनफर्टाइल बोलते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है। करा है यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। ये हम लोग कहाँ पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ना है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। अब चलिए इससे मिलता जुलता एक क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, हम लोग क्या समझते हैं इस टर्म से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म है इससे क्या समझ में आता है। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। कह रहा है इस टर्म का जो सिंपली मीनिंग है वो है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी हमारे जो ऑर्गन हो वो हेल्दी हो और साथ में कैसा काम कर रहा हो, नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो। तो इसका मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्या है, अच्छा। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कर रहा है, लेकिन इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है। एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, और इसमें क्या आ जाती है, हमारा इमोशंस, हमारे इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के। कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, डब्ल्यू एच ओ आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट यही देखता है। कर रहे हैं इनके हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स इसका मतलब होता है अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कर रहा है एक पूरे तरीके से वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग, सारे एस्पेक्ट्स में, रिप्रोडक्शन के हर चीज में पूरी तरीके से यदि आप अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, दैट इज फिजिकली आप फिट हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग हैं, बिहेवियरल आपका बिहेवियर अच्छा है, और समाज में भी आप एक अच्छे मतलब पर्सन हैं, आपका रिस्पेक्ट है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि आप क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा है। ठीक है। तो ये एक डिफाइन है जो आपको याद रखना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अब देखिए आगे, देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कह रहा है इसलिए ऐसा समाज जहाँ पे लोग रहते हैं जो कि फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के केस में, एंड नॉर्मल इमोशनल और इमोशन के भी मामले में नॉर्मल है, एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमोंग देम, कर रहा है और उनका जो इंटरेक्शन होता है उनका आपस में, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। कह रहा है सेक्स रिलेटेड नजरिए में जो भी चीज देखते हैं इन सब चीजों में यदि वो नॉर्मल रहते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कह रहा है अब ये क्यों जरूरी है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें, एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट, और कह रहा है कि क्या मेथड्स हम लोग अपना रहे हैं, क्या तरीके हम लोग अपना रहे हैं इसको अचीव करने का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा अच्छा करने का। इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, लेट अस एग्जामिन देम, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग वहां से आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या अपना रहे हैं, क्या नहीं अपना रहे हैं, कैसे हम हमारे हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं रिप्रोडक्टिवली। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको फिक्स कर देते हैं। देखिए पहले जो हमारा पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, कर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा स्वास्थ्य कैसा रिप्रोडक्टिव है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं उसमें सुधार करने के लिए।
इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्रीज कह रहा है जो हमारा भारत है ये एक पहला देश ऐसा बना है इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में टू इनिशिएट एक्शन प्लान कि वो स्टार्ट कर रहा है इनिशिएट किया है एक्शन प्लान्स को एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल पूरे राष्ट्र के लेवल पे नेशनल लेवल पे उसने स्टार्ट किया है टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ताकि वो पूरे तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सके अपने पूरे कंट्री में इसके लिए वो उन्होंने नेशन वाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया है ठीक है एज ए सोशल गोल ये पूरे समाज का एक गोल लेके चले दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं इन प्रोग्राम्स को हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं जो कि इनिशिएट कब हुआ था 1951 में इनिशिएट हुआ था एंड वे पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड कर रहा है और उसको अपनाते जा रहा है मतलब पिछले कई दशकों से इसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं इम्प्रूव प्रोग्राम अब कर रहा है इसको हम लोग मतलब एक तरीके से असिस्ट मतलब चेंज भी करते आ रहे हैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं कर इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज कर जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आए हैं मतलब पहले से अभी जो चेंजेस आ गया प्रोग्राम में ये क्या कर रहा है ज्यादा एरियाज को कवर कर रहा है रिलेटेड एरियाज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स कर रहा है ये जो है ऑपरेशन अभी जो हो रहा है इनका जो मेन पॉपुलर नाम है वो क्या है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स यानी एक तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है और दूसरा है कि चाइल्ड हेल्थ केयर बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे हम लोग देख सकते हैं उनका स्वास्थ्य कैसे हम लोग अच्छा रख सकते हैं इसके बारे में करेक्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल सबसे पहले देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि हम लोगों को जागरूक बनाना होगा लोगों में जागरूकता फैलानी होगी अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स कर रहा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनके बारे में हमको लोगों को जागरूक करना होगा प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी और हम लोगों को क्या करना होगा प्रोवाइड करना होगा क्या प्रोवाइड करना होगा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी और साथ में सपोर्ट देना होगा ताकि हम बिल्ड कर सकें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी एक हमको हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो इसके लिए हम लोग को मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा ठीक है आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम्स ये सब इस प्रोग्राम के अंदर में ये मेजर टास्क हैं कि वो लोग फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको अभी देखिए कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल कर रहा है हम लोग ऑडियो विजुअल माध्यम से यानी जहाँ ऑडियो भी आ रही है आवाज भी आ रही है और साथ में दिख भी रहा है जैसे टेलीविजन की बात कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया क्या होता है जहाँ प्रिंट होकर आता है जैसे न्यूज़पेपर की बात कर सकते हैं गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज कह रहा है जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं या फिर जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिसको हम लोग एनजीओ भी बोलते हैं हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन्होंने क्या किया है काफी सारे कदम उठाए हैं स्टेप्स उठाए हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन लोगों ने उठाए हैं अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट कर रहा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातों को बताने के लिए इन्होंने काफी स्टेप्स उठाए हैं पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव कर रहा है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर जो दूसरे हमारे क्लोज रिश्तेदार हैं जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं टीचर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन कर रहा है उनका भी एक बड़ा रोल होता है एक बड़ा योगदान होता है कि वो हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए सारे लोगों तक पहुंचाए इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन कह रहा है जैसे कि सेक्स एजुकेशन पहले तो होता नहीं था बट ये जो सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ स्टार्ट हुआ स्कूल्स में शुड ऑल्सो बी इनकरेज इसको भी क्या करना चाहिए हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए मतलब कि ऐसा इंपॉर्टेंट है बढ़ावा देना चाहिए टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग ताकि सही जानकारी मिल सके किसको यंग को जो अभी यंग है जो छोटे हैं उनको पता चल सके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स ताकि वो उन्हें हम डिस्करेज कर सकें कि जो भी मिथ्स चलता आ रहा है जो लोग ऐसा मानते आ रहे हैं ठीक है अंधविश्वास टाइप बोल सकते हैं जो उसमें मानते हैं एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस और फिर उनको गलतफहमी भी होती है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में उनको गलतफहमी भी होती है इसके बारे में हम लोगों को स्कूल में यदि एजुकेशन चालू कर दें तो उनकी ये मिथ खत्म हो जाएगी
प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर रहा है, सभी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो हमारा ऑर्गन है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सबको एक सही जानकारी होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस कर रहा है, एडोलसेंस में जो भी चेंजेस आती है, ठीक है, या फिर उससे जो भी रिलेटेड चेंजेस है वो सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और बता रहा है कि सेफ तरीके से, मान लो यदि कोई सेक्सुअल प्रैक्टिस वो करता है तो वो सेफ तरीके से करें, या फिर हाइजीनिक साफ सुथरा रख के ऐसा सेक्सुअली प्रैक्टिस करें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी हम लोग उसको बताएंगे। एड्स ईटीसी वुड हेल्प पीपल, इससे क्या होगा, लोगों को मदद मिलेगी, स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप कर रहा है, खास करके उनको जो कि क्या है अभी एडोलसेंस के एज ग्रुप में आते हैं। एडोलसेंस का एज ग्रुप कौन सा बोल सकते हैं हम लोग, 13 से लेके 18-19 तक, यानी टीन वाले टीनेजर वाला जो एज होता है वही सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। उसी टाइम पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए ताकि वो गलत कदम ना उठाए। टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपना स्वस्थ जीवन बिता सके। एजुकेटिंग पीपल, लोगों को हम क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, पीपल को शिक्षित करेंगे, स्पेशली फर्टाइल कपल्स, खास करके फर्टाइल कपल्स को। एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप कह रहा है, या फिर जो शादी के एज ग्रुप में आ गए हैं, यानी फर्टाइल कपल हो गए, जो कपल मैरिड हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं सब, या फिर करने वाले हैं, या फिर साथ में उन लोगों को भी जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में आते हैं, मतलब अब उनकी शादी होने वाली है या फिर हो चुकी है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, उनको हम लोग क्या बताएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। मतलब जैसे उनको मान लो अभी बेबी नहीं करना है, वो चाहते हैं कि कम से कम 5 साल का गैप हो, ठीक है, 10 साल का गैप हो, तो इसके लिए क्या-क्या वो प्रैक्टिस अपना सकते हैं, ठीक है? जो सेफ भी हो, हाइजीनिक भी हो, उनको कोई इश्यू भी ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो ठीक है, ये अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी उनको पता होनी चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अब मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनका केयर कैसे करें, ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में पता होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, एक बार मान लो बेबी का डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद कैसे मदर का केयर किया जाए, इसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ में बेबी का भी, बच्चे का कैसे केयर किया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उनको पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो जो मदर ब्रेस्ट फीड करती है, मिल्क करती है, उस मिल्क में एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। यदि हमें वो नहीं मिला, बेबी को नहीं मिला, तो उसको कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जल्दी बीमार हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उसका लाइफ भी रिस्क में आ जाए। तो इसके लिए उनको ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या महत्व है। यदि उनको पता रहेगा तो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको ब्रेस्ट फीड ना करो, नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ भी होती हैं कि अपना फिगर मेंटेन करने के लिए या फिर वो काम में रहती हैं तो बोल देती हैं कि बच्चे को बाहर का दूध पिला दें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि बराबर अवसर होता है मेल और फीमेल चाइल्ड का, ठीक है? एक तो उनके बर्थ में भी देखें तो कोई भी हो सकता है, दोनों 50-50% चांस होते हैं। और साथ में ऑप्शंस भी, ऐसा नहीं लड़के-लड़कियों से कम होते हैं या लड़की लड़के से कम होती है, दोनों का ही हमारे समाज में बराबर रोल है। दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज़ कह रहा है, यदि हम लोग ये शिक्षित करते हैं सभी लोगों को, तो इससे क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग, इससे हम लोग ला पाएँगे एक सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज़, कह रहा हम लोग एक स्वस्थ कॉन्शस, एक तरीके से जो ज़िम्मेवार बोल सकते हैं, हेल्दी फैमिलीज़ ला सकते हैं डिज़ायर्ड साइज़ का, मतलब जितना भी हम साइज़ चाहें वैसा साइज़ का हम अपना फैमिली बना सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कह रहा हम लोग को, लोगों को जागरूक करना होगा प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होती है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, कर रहा है सेक्स अब्यूज जो होता है ये सब हमारी समाज की कुरीतियां हैं, इविल्स हैं, जैसे सेक्स अब्यूज हो गया या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गया, etc need to be created
टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम कर रहा है। इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए ताकि हम लोगों को ऐसा सोचने पे इनेबल कर सके कि लोग सोचें और उस पे नेसेसरी स्टेप्स लें, सही कदम लें टू प्रिवेंट देम, कि ऐसा ना हो, कोई सेक्सुअली क्राइम ना हो, ठीक है, सेक्स अब्यूज ना हो, एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। और इस तरीके से हम बनाएंगे, कैसा बनाएंगे समाज, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार समाज बनाएंगे और हेल्दी स्वस्थ समाज बनाएंगे। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स कर रहा है, सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्शन प्लान्स का, ताकि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकें। इसमें क्या स्ट्रॉन्ग, अभी हम लोगों को क्या क्या चीजें इसमें चाहिए होगी ये यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि पहला पॉइंट हो गया कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कर रहा है, हम लोग को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब जिनको जानकारी हो, जैसे डॉक्टर सब हो गए, ठीक है, उनसे हम लोग को एक्सपर्टीज चाहिए, उनका राय चाहिए। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2, सॉरी। 2 प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट, या फिर जो भी सामान की जरूरत होगी, मटेरियल का सपोर्ट, ये सब भी उनको प्रोवाइड करना होगा। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस करा है, ये जरूरी होता है किसी को भी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना, एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, और फिर लोगों का ख्याल रखना रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हो गया प्रेगनेंसी हो गया, क्या क्या मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे बताया है। जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, बेबी का डिलीवरी, एसटीडीज हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शंस हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। कॉन्ट्रासेप्शन आपको पता होगा, जो मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, बेबी नहीं होने के लिए जो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, वही कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सके। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन का मतलब फीमेल में होता है मेंस्ट्रुएशन, उसके उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके बारे में, इनफर्टिलिटी, बांझपन के बारे में, ईटीसी, इन सब के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स कर रहा है, सही टेक्निक्स, बेटर टेक्निक्स को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और नए नए तरीके अपनाने चाहिए। टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल कर रहा है, ये सब जरूरी है ताकि हम लोगों को और ज्यादा बेहतर केयर और असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस कर रहा है, और एक पूरे तरीके से बैन लगना चाहिए किस पे, अमीनो सिंथेसिस पे, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेकिंग। अब कर रहा है ये अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, तो अमीनो सिंथेसिस को आसान शब्दों में समझें कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका है। जैसे बेबी यदि मान लो मदर्स के वूम में है तो वो मेल है या फीमेल, ये डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फिटोसाइड फिटिसाइड कर रहा है, जिसके वजह से ये फीमेल फिटिसाइड का जो केस है ये काफी बढ़ जाता है। अभी लोगों को पहले पता चल जाएगा कि मान लो उनकी बेबी जो होने वाली है वो फीमेल होने वाली है, तो अभी तो खैर कम हो गया है, बट पहले के लोग थे कि ऐसा दहेज देना पड़ेगा, बेटी नहीं चाहिए, बेटा रहेगा वंश आगे बढ़ाएगा, बेटी वैसा कुछ नहीं करेगी। इसके वजह से वो क्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड करते थे, मतलब फीटस में ही फीमेल को मार दिया जाता था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को इस पे एमनियोसेंटेसिस को पूरे तरीके से बैन करना होगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये रहा एमनियोसेंटेसिस जो कि हम लोगों को नहीं करना है। अभी कर रहा है मासिक चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों को एक बड़े लेवल पे इम्यूनाइज करना हम लोगों को। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ईटीसी आर सम प्रोग्राम्स, ये सब कुछ प्रोग्राम है दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, जो कि हम लोग को इसमें मेंशन करना होगा, मतलब इम्पोर्टेंट है। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फिटस कर रहा है। अब देखो एमनियोसेंटेसिस की बात की जा रही है कि एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, तो कह रहा है इसमें कुछ एमनियोटिक फ्लूइड यानी मदर के वूम से थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है ऑफ द डेवलपिंग फिटस, जहाँ पे फिटस डेवलप हो रहा है,
इज टेकन टू एनालाइज द फिटल सेल, और उसको लिया जाता है फिटल सेल को एनालाइज करने के लिए, मतलब उसको एक तरीके से जांचने के लिए, एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज, और उसमें क्या क्या सब्सटेंस डिजॉल्व है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। करा है ये टेस्ट वैसे किया जाता है कुछ डिसऑर्डर जेनेटिक, कोई मतलब उसके फादर से या मदर से कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज ट्रांसमिट तो नहीं हो रही बच्चे में, इसको चेक करने के लिए ये तरीका मतलब शुरू किया गया था। जैसे कि अब ये कौन कौन सा डिसऑर्डर हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, इटीसी डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। जिससे कि क्या होता है, मतलब हम लोगों को पहले इनिशियल स्टेज पे पता चल जाएगा कि बच्चे को बीमारी है, तो शायद हम उसको बचा सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर उसको सर्वाइवल में हेल्प मिलेगा, फीटस के सर्वाइवल में। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज कर रहा है, रिसर्च जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में होते हैं आर इनकरेज, उसको इनकरेज किया जाता है, एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। कर रहा है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी और जो एनजीओज हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है, टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस, ताकि हम लोग नए तरीके को खोज सकें या फिर इम्प्रूव कर सकें हमारे पुराने तरीकों को। डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। कह रहा है क्या तुमको पता है कि सहेली ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरली हम लोग लेते हैं, फॉर द फीमेल्स, किसके लिए है, फीमेल्स के लिए है। वाज डेवलप्ड, इसको डेवलप किया गया था बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। करा है इनको साइंटिस्ट के द्वारा कहाँ पे किया गया था डिस्कवर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कि लखनऊ में है यहाँ पे। ठीक है, क्या किया गया था, सहेली जो कि एक कंट्रासेप्टिव है। ठीक है, ऊपर देखिए आपको दिखा देते हैं, सहेली को डिस्कवर किया गया जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी देखिए, कर रहा है बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर। कर रहा है सेक्स से रिलेटेड मैटर्स के बारे में ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी। कर रहा है मेडिकली इंक्रीज नंबर ऑफ, जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, असिस्ट करते हैं डॉक्टर डिलीवरी में, एंड बेटर पोस्ट नाटल केयर। और कह रहा है फिर वो डिलीवरी होने के बाद में अच्छे तरीके से उनका केयर किया जाए, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। जिसके वजह से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है क्या, मैटरनल यानी मदर का, और इन्फेंट का जो बेबी होता है उनका जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, ये काफी कम हुआ है। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। कर रहा है काफी कपल्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं, छोटे फैमिलीज वाले, स्मॉल फैमिलीज वाले। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज करा है, और अच्छे तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं और एसटीडीज का क्योर भी कर पा रहे हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग एक तरीके से ठीक कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और साथ में हम लोग ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज को सारे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। ETC ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ये सभी क्या दर्शाते हैं, ये सभी दर्शाते हैं हमारा अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हमारे समाज में इम्प्रूवमेंट आया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इसको दिखाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को कैसे स्टेबल किया जाए, यानी कि बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में देखो। करा इन द लास्ट सेंचुरी, यानी लास्ट सेंचुरी में ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। करा सारे ही एरियाज में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसके की वजह से लाइफ ऑफ पीपल जो है वो, उनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ, ठीक है, बेहतर हुआ। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, लेकिन जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो गए, काफी ज्यादा बढ़ गए अलोंग विथ, क्योंकि हम ही लोग बढ़ा रहे थे कि अच्छा फैसिलिटी दो तभी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेगा, तो वही आज बढ़ गए। अलोंग विथ बेटर लिविंग कंडीशन, और लोगों का अब लिविंग कंडीशन जो हो गया, लोग अच्छे तरीके से रहने लगे। हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑफ
ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इससे क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन के ग्रोथ में। अभी मान लो जैसे मान लो पहले 100 बेबी होते थे, 100 में से मेडिकल वो फैसिलिटीज नहीं था, जिसके वजह से मान लो कि 60 ही सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है और फैसिलिटी भी हम लोग अच्छा दे रहे हैं। तो अभी 100 बेबी हो रहे हैं, 100 में से 95 सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं 99 सर्वाइव कर पा रहे हैं। रेयर केस में होता है कि किसी बेबी का मतलब वो डेथ हो जाता है। तो इसके वजह से देखिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। और साथ में एक और चीज देख सकते हैं, जैसे मान लो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की वजह से पहले क्या होता था कि लोग जो थे बीमारी से मर जाते थे, तो डेथ रेट भी ज़्यादा होता था। डेथ रेट जो होता था वो क्या होता था, ज़्यादा होता था, क्योंकि लोग बीमार पड़ते थे। ये सब अर्लियर होता था, ये पहले होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी नाउ में फैसिलिटीज जो है काफ़ी अच्छी हो गई, तो डेथ रेट जो है वो क्या हो गया, डेथ रेट काफ़ी कम हो गया, लोग बीमारी से अब कम मरते हैं। और बर्थ रेट क्या हो गया, बर्थ रेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी देखिए डेथ रेट कम होना, इससे भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ा। बर्थ रेट ज़्यादा हुआ, इससे भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ा। तो यही बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे बोल रहे हैं। इसको erase कर देते हैं। चलो, फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस अभी है नहीं, बट धीरे धीरे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी ही इसको इम्प्रूव कर लिया जाए। ठीक है, आपको समझ में आए, हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि बेटर लिविंग कंडीशन होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के ग्रोथ में काफ़ी इसका असर हुआ है। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक पर्पल। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन कर रहा है, जो पूरे विश्व का पॉपुलेशन जो कि पहले 2 बिलियन था, यानी कि 2000 मिलियन था 1900 में, ये रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 कर रहा है। ये 2000 आते आते यानी कि कितना, एक सेंचुरी में 4 बिलियन आगे बढ़ गया। पहले 2 बिलियन था, अभी ये 6 बिलियन हो गया। एंड 7.2 बिलियन इन 2011, और 2011 में ये कितना हो गया, 7.2 बिलियन हो गया। यानी देखा जाए, देखो 2000 में कितना था, 2000 में सिर्फ 2 बिलियन था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 2000, नो नो सॉरी, इन 1900, ये हमारा 1900 की बात कर रहा है। 1900 में जो हमारा पॉपुलेशन था, एक मिनट, 1900 में जो हमारा पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था, जो कि 2000 में बात करें, ईयर 2000 में ये बढ़ के हो गया 6 बिलियन। ठीक है, यहाँ देखिए 100 साल में 4 बिलियन का डिफरेंस है। और वही अब सिर्फ 11 साल बाद की बात करें, 11 साल में ये जो है 7.5 बिलियन, 7.2 बिलियन हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, और इंडिया में भी इसी तरीके का ट्रेंड देखा गया। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन, हमारा पॉपुलेशन जो कि 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, कर रहा है जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी, यानी 1947 की बात की जा रही है। 1947 में जब आज़ादी मिली थी हम लोगों को, तब हमारा जो पॉपुलेशन था वो 350 मिलियन था। रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000, और ये जो है ये बिलियन में पहुंच गया 2000 आते आते, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, और कह रहा है मई 2011 में ये 1.2 बिलियन को भी पार कर गया। ये सब ये डाटा थोड़ा सा याद कर लेंगे, जैसे 2011 में कितना पॉपुलेशन गया था,
और ये स्टार्टिंग से, हाँ ये डाटा याद कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, अभी मैंने बताया था कि डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ, तो कह रहा है ये तेजी से जो डिक्लाइन हुआ डेथ रेट का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कर रहा है, और साथ में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर जिसको बोलते हैं, यानी मदर्स का जो डेथ रेट था वो भी क्या हो गया, कम हो गया मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा होने की वजह से। और कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ये भी क्या हो गया, ये भी कम हो गया, यानी बेबी का भी अब डेथ आईएमआर जो है ये नहीं होता। as well as an increase in the number of people in reproducible age are probable reason for this। और कह रहा है साथ में इंक्रीज हुआ है रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप का, मतलब वैसे लोग अभी ज्यादा हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो जवान लोग हैं वो अभी ज्यादा हैं। ये सब कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कह रहा है हमारा जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, दाउ वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कर रहा है हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नीचे ला सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट वाज ओनली मार्जिनल, कर रहा है लेकिन ये क्या रहा, बहुत कम हम लोग कम कर पाए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, कर रहा है 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट आया था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, कह रहा है उस समय जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो 2% से भी कम था। डेट इज 20 out of 1000 a ईयर, कह रहा है, जो कि क्या था, 1000 में से 20 ही लोग एक साल में क्या हो रहे थे, डेथ हो रहा था उनका। सॉरी, इट्स ग्रोथ हो रहा था। ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रेपिडली, कर रहा है ये ऐसा रेट था जहां पे हमारा पॉपुलेशन क्या रेपिडली इंक्रीज कर रहा था। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, कर रहा है ये जो अलार्मिंगली ग्रोथ रेट हुआ, यानी जो तेजी से ये बढ़ रहा है, जिससे कि क्या हुआ, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द, कर रहा है स्कार्सिटी यानी कमी होने लगी हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में भी। मतलब लोग ज़्यादा रहेंगे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, खाना हम लोग को कम मिलेगा, जैसे कि हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या आ गया, फूड आ गया, शेल्टर आ गया, यानी खाना, आवास और जो कपड़े होते हैं ये सब, इस सब में भी लोगों को कमी आने लगी। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, कर रहा है हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया इन एरियाज में, फिर भी इसकी स्कार्सिटी हो गई। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स, कर रहा है इसलिए गवर्नमेंट क्या मजबूर हो गई सीरियस मेजर्स लेने के लिए टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ताकि ये पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को चेक कर सकें। पॉपुलेशन इतना जो एक्सप्लोड कर रहा था इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इसको चेक करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कर रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हुआ, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, कि जो छोटे फैमिलीज हैं उनको मोटिवेट किया जाए बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जाए, उनको बताया उसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाए। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया, कह रहा है आपने मीडिया में एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा, जो प्रचार प्रसार होता है उसको देखा होगा, पोस्टर्स में, बिल्स में, इटीसी, शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, जिसमें कि वो दिखाते हैं कि एक कपल हैप्पी है और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, विद अ स्लोगन, जिसमें एक स्लोगन भी दिया गया था, क्या दिया गया था, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, ठीक है, ये आपने भी सुना होगा, हम दो हमारे दो। ये इसलिए किया गया था ताकि ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोड ना हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेनी कपल्स मोस्टली द यंग, कर रहा है बहुत सारे कपल्स खास करके जो यंग थे, अर्बन वर्किंग वंस, कर रहा है जो अर्बन एरियाज में रहते थे और जो काम करते थे, हैव इवन अडॉप्टेड अ वन चाइल्ड नॉर्म, वो लोग क्या किए, वो लोग एक ही बच्चे की पॉलिसी को अपना लिए, मतलब उनको चाहिए था कि हम एक ही बच्चे रखेंगे। खास करके कौन, जो अर्बन में थे, अर्बन एरियाज में रहते थे, काम करते थे, उनके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, अभी जैसे एक बेबी करने में भी काफ़ी मेहनत लगता है, अब देखते हैं 9 महीने का टाइम लगता है एक मदर को, कितना परेशान हो जाती है तब जाके बेबी होता है, ठीक है। तो इन लोगों के पास अभी ये काम करती है, वर्किंग है, तो इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, तो और साथ में ये देख रही है कि पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड कर रही है, स्कार्सिटी हो जा रही है रिसोर्सेज की, तो कम ही बेबी रखें, एक बेबी ही रखते थे।
statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years करा है, और marriageable age जो है बच्चों का वो इंक्रीज कर दिया गया, जिसमें कि लड़कियों का 18 साल कर दिया गया और लड़कों का 21 ईयर्स कर दिया गया। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और कह रहा है इंसेंटिव्स दिया जाने लगा, मतलब कुछ सरकार की तरफ से पैसे दिए जाने लगे, पुरस्कार दिए जाने लगे वैसे कपल्स को जिनकी फैमिलीज क्या थी, स्मॉल थी। आर टू ऑफ द अदर मेजर्स, ये दो तरीके हैं जो कि सरकार के द्वारा लिए गए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। फिर कौन से दो तरीके हैं? पहला क्या था? पहला था इन्होंने, ये देखो, पहला था इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव, सॉरी, पहला तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उन्होंने यूज के बारे में बताया। और दूसरा है वहाँ स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, यानी कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने लगे जिनको कि कम बेबीज थी, छोटा स्मॉल फैमिलीज था, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने लगे कि लोग समझें कि कम बेबीज होने पे सरकार भी हेल्प करती है, तो वो कम बेबी प्रोड्यूस करें। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो, करा लेटेस्ट डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। करा हम लोग कुछ कॉमनली यूज जो कि अधिकांश लोग यूज करते हैं वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, मतलब वैसी प्रेगनेंसी जो हम नहीं चाहते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को हेल्प करती है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। अब कह रहा है एक जो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है ये यूजर फ्रेंडली हो, मतलब लोग आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें, इजीली अवेलेबल, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव, असरदार हो, ऐसा नहीं कि उसको हम यूज कर लिए और वो फेल कर गया। रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल हो विथ नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा ना हो कि हम जैसे एक सबसे बेस्ट जो अभी कॉमनली यूज किया जाता है कॉन्डम्स, आप यहाँ से समझ सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव को हम कॉन्डम्स के तरीके से समझ सकते हैं, जो कॉन्डम का काम होता है वही कॉन्ट्रासेप्टिव का काम होता है। कॉन्डम इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं कैसे होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली, यूजर आसानी से यूज कर सके, इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, रिवर्सिबल विथ नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट, कह रहा है रिवर्सिबल होना चाहिए और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट्स इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, कह रहा है जो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल ड्राइव हो रहा है उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनका मतलब लोगों का मन ना लगे इसका यूज करने के बाद, उनको कंफर्टेबल फील ना हो, डिजायर, उनकी जो इच्छा है उसमें भी वो बाधा नहीं बननी चाहिए। एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, कह रहा है जो सेक्सुअल एक्ट है यूजर के द्वारा इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल, कर रहा है बहुत सारे तरीके जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, जिसको कि हम लोग कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसका कि पहला आ गया नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, यानी प्राकृतिक तरीका या पुराना तरीका बोल सकते हैं। फिर आ गया बैरियर्स का इस्तेमाल, कोई रुकावट का इस्तेमाल करना, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरली जिसको हम लेते हैं, या फिर इंजेक्टेबल्स, कोई चीज इंजेक्ट करके, इम्प्लांट, कुछ इम्प्लांट कर दिए, या फिर सर्जिकल मेथड्स, सर्जरी करके, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी हम लोग इसमें एक ये चलो यहीं तक, आज हम लोग यहीं तक क्लास करते हैं, बाकी अगले क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने बस देखा है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव कितने कैटेगरीज में होते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।